तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने ऐतिहासिक लेखों, कुछ बहुत ही विस्तृत नोट्स, समाचार पोर्टल्स और अकादमिक शोध पत्रों का एक काफी बड़ा स्टैक रखा है। हाँ, और ये स्रोत मतलब जो विषय आज हम ले रहे हैं वो सच में बहुत खास है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 1855 के संथाल विद्रोह की, जिसे संथाल हूल भी कहा जाता है। जी। और आज की इस गहन चर्चा का हमारा जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हमें इन दस्तावेजों के जरिए ये समझना है कि कैसे 1857 की उस मशहूर क्रांति से ठीक 2 साल पहले हाँ, 2 साल पहले। एक आदिवासी समुदाय ने, जिनके पास मतलब सिर्फ तीर कमान और कुल्हाड़ियां थीं, उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य और जो शोषक जमींदार थे उनकी पूरी की पूरी नींव हिलाकर रख दी थी। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, इतिहास की किताबों में अक्सर 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया जाता है, लेकिन आज हमारे सामने जो ये स्रोत है ना, ये उस धारणा को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु है। इन शोध पत्रों का जब हम गहराई से मतलब जब विश्लेषण करते हैं तो एक बात एकदम साफ हो जाती है। हाँ, 1855 का ये संथाल विद्रोह कोई अचानक भड़का हुआ दंगा नहीं था। रातों रात गुस्से में नहीं हुआ था ये। मतलब ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं। दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि ये दशकों तक चले एक बहुत ही व्यवस्थित आर्थिक और सामाजिक शोषण का एक सीधा परिणाम था। जो उनके साथ लगातार हो रहा था। हाँ, ये उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक संगठित लड़ाई थी, जिसने प्रकृति के साथ शांति से जीने वाले एक पूरे समुदाय को मतलब उनके ही इलाके में व्यवस्थित तरीके से गुलाम बना दिया था। और इस शोषण की जो शुरुआत है वो इन नोट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज है। मैं पढ़ रही थी कि ये सब 1770 के उस भयंकर बंगाल अकाल के बाद की स्थितियों से जुड़ता है। जी, बंगाल अकाल का प्रभाव बहुत गहरा था। अंग्रेजों को अपनी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पे लानी थी हाँ, और अपनी अपनी तिजोरियां भरने के लिए उन्हें खेती लायक जमीन की बहुत सख्त जरूरत थी। हाँ, उन्हें रेवेन्यू चाहिए था। बिल्कुल। और स्रोतों में एक नाम बहुत आता है, दामिन एक्को। अगर हम कल्पना करें कि किसी को एक बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बुलाया जाए हम्म। और जब वो अपनी अथक मेहनत से उसे हरा भरा कर दे, तो उसी इंसान से उस पर रहने का भारी किराया मांगा जाने लगे। हाँ, मतलब ठीक ऐसा ही संथालों के साथ दामिने को यानी राजमहल की पहाड़ियों में हुआ। दामिनिको की जो कहानी है वो वास्तव में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की क्रूरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कैसे? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। हाँ, इतिहास में ये काफी प्रसिद्ध है। जी, इस नीति ने रातों रात जमींदारी प्रथा को एक बहुत ही सख्त कानूनी रूप दे दिया। जो संथाल मूल रूप से बीरभूम और उसके आसपास रहते थे, उन्हें राजमहल की पहाड़ियों के इन घने जंगलों को साफ करने के लिए लाया गया था। और फिर जब उन्होंने उसे आबाद कर दिया, तो बस, जब पीढ़ियों की मेहनत से वो बंजर और जंगली पहाड़ी बेहतरीन खेती लायक दामिने कोह में बदल गई, तो ब्रिटिश प्रशासन ने उसी जमीन पर भारी टैक्स लगा दिया। मतलब ये तो सरासर अन्याय था। लेकिन नोट्स पढ़ते हुए मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी, वो ये थी कि टैक्स से भी बड़ी समस्या कुछ और ही थी। हाँ, अर्थव्यवस्था का बदलना। बिल्कुल। संथालों की अपनी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित थी। सही। वे अनाज के बदले अपनी जरूरत का सामान लेते थे, लेकिन अंग्रेजों ने अचानक से वहां नकद अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं कि कैश इकोनॉमी थोप दी। और सच कहूं तो इस एक नीति ने पूरी संथाल जनजाति की कमर तोड़कर रख दी। नकद पैसे की मांग ने। हाँ, अब टैक्स चुकाने के लिए अनाज नहीं चाहिए था, नकद पैसा चाहिए था, और पैसा उनके पास था नहीं। यहीं से मतलब इसी बिंदु से संथालों के जीवन में प्रवेश होता है दिकू का। दिकू यानी जो बाहरी लोग थे। जी, बिल्कुल, दिकू यानी भारी लोग, जिनमें मुख्य रूप से भ्रष्ट अधिकारी, पुलिस वाले और जो सबसे खतरनाक थे, महाजन या साहूकार, वो शामिल थे। जो पैसा उधार देते थे। जी, नकद टैक्स चुकाने के भारी दबाव ने संथालों को इन्हीं महाजनों के दरवाजे पर जाने के लिए गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया। और यहीं पे हमारे स्रोतों में धोखाधड़ी के वो खौफनाक तरीके सामने आते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देते हैं। मतलब मैंने नोट्स में महाजनों के बाटों के कुछ बहुत अजीब से नाम पढ़े हैं। हाँ, केनाराम और बेचाराम। हाँ,
केनाराम और बेचाराम, ये लूट का ये क्या तरीका था? ये महाजनों की चालाकी का शायद सबसे क्रूर उदाहरण मैं कहूंगा। केनाराम और बेचाराम वास्तव में तौलने वाले बाटों के, जो वजन करने वाले बाट होते हैं, उनके नाम थे। अच्छा। जब कोई संथाल अपना अनाज महाजन और बेचने आता तो महाजन केनाराम नाम के बाट का इस्तेमाल करता था। ये बाट सामान्य से बहुत ज्यादा भारी होता था। ओ, मतलब अनाज ज्यादा ले रहे हैं? बिल्कुल। इसका मतलब था कि संथाल को अपने अनाज की बहुत कम कीमत मिलती थी। और बेचाराम? और जब वही संथाल महाजन से कोई सामान खरीदने आता तो महाजन बेचाराम नाम के बाट का इस्तेमाल करता था, जो कि बहुत हल्का होता था। मतलब खरीदते समय भी संथालों को लूटा जा रहा था, बेचते समय भी। हाँ, उनकी जो ईमानदारी थी, उनका सीधापन था, उसका इस कदर, मतलब इस बेशर्मी से फायदा उठाया जा रहा था। ये तो एकदम दिन दहाड़े डकैती जैसी बात है। और मैंने शोध पत्रों में पढ़ा कि ये लूट सिर्फ इन बाटों तक सीमित नहीं थी। ब्याज की जो दरें इन महाजनों ने लगा रखी थी वो अकल्पनीय थीं। बहुत ज्यादा। स्रोतों में 50% से लेकर 500% तक के ब्याज का जिक्र है। अगर कोई एक बार कर्ज ले तो क्या वो कभी उसे कभी चुका पाता था? 500% ब्याज का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि कर्ज का आंकड़ा हर कुछ महीनों में 2 गुना, 4 गुना होता जा रहा है। वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल। और जब संथाल ये कर्ज नहीं चुका पाते थे तो ये कर्ज का जाल सीधे तौर पर बंधुआ मजदूरी में बदल जाता था। इस इलाके में इसे कमयोती और हरवाही जैसी प्रथाओं के नाम से जाना जाने लगा। मैंने इनके बारे में पढ़ा है नोट्स में। कमयोती में कर्ज लेने वाले को बिना पैसे के महाजन का काम करना पड़ता था ना? हाँ, तब तक करना पड़ता था जब तक कर्ज चुकता ना हो जाए। और क्योंकि ब्याज इतना ज्यादा था तो वो कर्ज कभी चुकता ही नहीं था। और हरवाही? हरवाही तो इससे भी भयानक थी। इसमें महाजन के खेतों में पीढ़ियों तक, मतलब बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा, मुफ्त में हल जोतने के लिए मजबूर हो जाते थे। पीढ़ियों की गुलामी। जी, एक पूरी की पूरी आजाद जनजाति को उनके ही घर में गुलाम बना लिया गया था। ये सब पढ़कर ये समझना बिल्कुल मुश्किल में ही है कि गुस्सा क्यों भड़क रहा था अंदर ही अंदर। लेकिन इसी बीच 1848 के आसपास एक और घटनाक्रम शुरू होता है जिसने आग में घी का काम किया। रेलवे लाइन का निर्माण। बिल्कुल, भागलपुर बर्धवान रेलवे लाइन का निर्माण। दस्तावेजों में दर्ज है कि इस रेलवे परियोजना में ठेकेदारों ने संथालों का भरपूर शोषण किया। सच कहूं तो रेलवे लाइन के निर्माण ने शोषण के हर पैमाने को, हर हद को पार कर दिया। ठेकेदार संथालों से बेगार करवाते थे। बेगार मतलब बिना पैसे के काम। हाँ, यानी उनसे कड़ी से कड़ी मेहनत करवाई जाती, लेकिन कोई मजदूरी नहीं दी जाती। और जो सबसे अंधकारमय पहलू हमारे सामने आता है इन स्रोतों से, वो है संथाल महिलाओं का शारीरिक शोषण। ये बहुत ही दर्दनाक हिस्सा है इस इतिहास का। बहुत। रेलवे के ठेकेदारों और अधिकारियों द्वारा महिलाओं के साथ लगातार की जा रही इस दरिंदगी ने संथालों के आत्मसम्मान पर बहुत गहरी चोट की। और क्या न्याय मांगने का कोई रास्ता नहीं था? जब उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि जो पुलिस है और जो अदालतें हैं वो भी महाजनों और ठेकेदारों की ही जेब में है। न्याय मांगने जाने वाले संथालों को ही उल्टे झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में ठूंस दिया जाता था। ये एक ऐसा बिंदु था जहां से किसी भी समुदाय का चुपचाप वापस लौटना नामुमकिन सा हो गया था। और अब कहानी उस चिंगारी की तरफ मुड़ती है जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगाई। हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने भोगनाडी गांव के एक बहुत ही ऐतिहासिक परिवार का जिक्र है, मुर्मू परिवार। इस परिवार के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? भोगनाडी का मुर्मू परिवार इस पूरी हूल का, इस पूरी क्रांति का केंद्र बिंदु बना। इस परिवार में 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। और बहनें भी थीं। जी, इनके साथ इनकी 2 बहनें भी थीं, फूलो और झानो। इन भाई बहनों ने ये महसूस कर लिया था कि अब अदालत और पुलिस से, मतलब न्याय की कोई उम्मीद बची नहीं है। हाँ। अब उन्हें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन एक बात जो सोचने वाली है वो ये कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को एकजुट करना, वो भी तब जब आपके पास ना तो कोई अखबार है, ना कोई मोबाइल या आधुनिक संचार का साधन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। संगठन का तरीका बहुत अनोखा था उनका। जी, मैंने नोट्स में एक बहुत ही रोचक संचार प्रणाली के बारे में पढ़ा है। श्रोताओं को ये जानकर हैरानी होगी कि वे संदेश भेजने के लिए सखुआ, यानी जो साल का पेड़ होता है, उसके पत्तों का इस्तेमाल करते थे। ये प्रणाली आखिर कैसे काम करती थी? ये उनके संगठन कौशल का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है।
उन्होंने एक गांव से दूसरे गांव तक विद्रोह का गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए सखुआ के पत्तों को एक खास तरीके से मोड़कर भेजना शुरू किया। अच्छा, एक खास डिजाइन में? हाँ, और इसे धरवाक कहा जाता था। जिसके पास भी ये धरवाक पहुंचता वो तुरंत समझ जाता कि ये एक बुलावा है, मतलब एक कोड वर्ड या सिग्नल की तरह। बिल्कुल। वो समझ जाते थे कि अब दिकुओं और ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का समय आ गया है। और ये इतना तेज और इतना प्रभावी था कि ब्रिटिश खुफिया तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये वाकई अद्भुत है। और इसी संचार के साथ साथ जो अकादमिक शोध पत्र हमारे पास हैं, उनमें इस आंदोलन के एक बहुत ही शक्तिशाली धार्मिक पहलू पर भी काफी जोर दिया गया है। हाँ, वो जो ईश्वर के दर्शन वाली बात है। जी, दस्तावेजों के अनुसार सिद्धू और कान्हू ने ऐलान किया कि उन्हें ठाकुर बोंगा यानी ईश्वर के दर्शन हुए हैं। और ये दर्शन कोई सामान्य दर्शन नहीं बताया गया। उन्होंने दावा किया कि ठाकुर बोंगा कभी एक सफेद कपड़े पहने 10 उंगलियों वाले श्वेत व्यक्ति के रूप में दिखे, तो कभी आग की लपट या बैलगाड़ी के पहिए के रूप में प्रकट हुए। इस पूरी घटना को, मतलब इस धार्मिक दावे को, हम इतिहास के नजरिए से कैसे समझ सकते हैं? देखिए, समाजशास्त्र और इतिहास में इसे एक मिलेनेरियन आंदोलन के रूप में देखा जाता है। मिलेनेरियन? हाँ, जब भी किसी शोषित समुदाय को एक बेहद ताकतवर और अजेय दिखने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ना होता है, तो उन्हें एक ऐसे विश्वास की जरूरत होती है जो उनके अंदर से मौत का डर पूरी तरह निकाल दे। एक ईश्वरीय शक्ति का साथ होने का एहसास। बिल्कुल। सिद्धू और कान्हू ने यह घोषित किया कि ठाकुर बोंगा ने उन्हें आदेश दिया है कि दिकुओं और अंग्रेजों को इस धरती से बाहर निकाल फेंको और अपना संथाल राज स्थापित करो। और इससे लोगों में इस ईश्वरीय आदेश के दावे ने संथालों के भीतर एक असीम ऊर्जा भर दी। उनका ये विश्वास इतना पक्का हो गया था कि उन्हें लगने लगा था कि अंग्रेजों की जो गोलियां हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, वो पानी बन जाएंगी। जी, उनका मानना था कि गोलियां पानी में बदल जाएंगी। और इसी असीम विश्वास का जो परिणाम है वो हमें 30 जून 1855 के उस ऐतिहासिक दिन में देखने को मिलता है। हमारे स्रोतों के अनुसार भोगनाडी में लगभग 10,000 संथाल इकट्ठा हुए थे। 10,000 लोगों की भीड़? मतलब कोई भी सोचे तो हैरानी होती कि घने जंगलों के बीच 10,000 लोगों का इस तरह जुटना कितनी बड़ी बात रही होगी। और यहीं पे सिद्धू ने वो प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। जी, आज भी इस दिन को हूल दिवस के रूप में याद किया जाता है। लेकिन इस बड़ी सभा के बाद, मतलब ये ऐलान तो हो गया, पर असल में युद्ध शुरू कैसे हुआ? वो ट्रिगर पॉइंट क्या था? वो जो ट्रिगर पॉइंट था वो ठीक एक हफ्ते बाद आया, 7 जुलाई 1855 को। दरोगा महेशलाल दत्त नाम का एक पुलिस अधिकारी था। ये वही दरोगा था जो महाजनों से मिला हुआ था? हाँ, उसने पहले ही महाजनों से भारी रिश्वत ले रखी थी। वो सिद्धू और कान्हू को डकैती और चोरी के पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठे आरोप में गिरफ्तार करने पहुंच गया, उसी भीड़ के बीच। हाँ। लेकिन दरोगा इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि अब हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है। अब वो सहमे हुए लोग नहीं थे। बिल्कुल, अब वो डरे सहमे मजदूर नहीं थे। भारी भीड़ ने दरोगा को घेर लिया। जब दरोगा ने पीछे हटने से इनकार किया और अपना रौब झाड़ते हुए हथकड़ियां निकालने लगा, तो संथालों के दशकों का वो जो पीढ़ियों का दबा हुआ गुस्सा था वो फट पड़ा। और फिर उन्होंने उसी वक्त उस भ्रष्ट दरोगा का सर धड़ से अलग कर दिया। ओहो! ये केवल एक हत्या नहीं थी, मैं कहूंगा ये ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी। हूल की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद की जो घटनाएं दस्तावेजों में दर्ज हैं, वो किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन से कम नहीं लगती। तीर कमान और कुल्हाड़ियों से लैस संथालों ने एक के बाद एक अंग्रेजी हुकूमत और महाजनों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। सबसे पहले तो महाजनों के वो बही खाते जलाए गए, हाँ, जिनमें उनके झूठे कर्जों का हिसाब था। पुलिस स्टेशनों को उखाड़ फेंका गया और जिस रेलवे लाइन के निर्माण में उनका खून चूसा गया था, उसकी पटरियां भी उखाड़ दी गईं। ये उनका सीधा गुस्सा था उस व्यवस्था पर। और ये कुछ छोटी मोटी भीड़ नहीं थी। मैंने पढ़ा कि 60,000 संथालों की एक पूरी फौज तैयार हो चुकी थी। शोध पत्रों में एक और बहुत दिलचस्प बात जो मुझे लगी, समानांतर सरकार वाले, बिल्कुल, कि उन्होंने सिर्फ तोड़फोड़ नहीं की थी, बल्कि अपना एक समानांतर प्रशासन, एक पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर ली थी। समानांतर प्रशासन की ये बात सच में इस विद्रोह को एक अलग ही स्तर पे ले जाती है। ये साबित करता है कि उनका उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं था। तो क्या था? वो अपनी खुद की एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे,
60,000 संथालों ने बाकायदा अपनी खुद की सरकार चलानी शुरू कर दी। उन्होंने अपना खुद का टैक्स सिस्टम बनाया, अपनी खुद की अदालतें और न्याय व्यवस्था लागू की। मतलब उन्होंने ब्रिटिश सिस्टम को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया था। हाँ, उन्होंने जमींदारों को फरमान भेज दिया कि अब से वे टैक्स अंग्रेजों को नहीं बल्कि संथाल सरकार को देंगे। राजमहल से लेकर भागलपुर और बीरभूम तक के एक विशाल क्षेत्र से ब्रिटिश सत्ता का पूरी तरह से सफाया हो गया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय के हिसाब से। और जब ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की तो उन्हें भी भारी झटके लगे। पीर पैंती के युद्ध का जो जिक्र है दस्तावेजों में, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। मेजर बरो वाली लड़ाई। हाँ, मेजर बरो के नेतृत्व में एक पूरी तरह से प्रशिक्षित ब्रिटिश सेना को संथालों ने करारे शिकस्त दी थी। आधुनिक बंदूकों से लैस सेना को तीर कमान चलाने वाले आदिवासियों ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये उनका अदम्य साहस था। और इस लड़ाई में केवल पुरुष ही नहीं थे। मुझे उन दो बहनों फूलों और झानों की कहानी के बारे में थोड़ा और जानना है। दस्तावेजों में उनके अदम्य साहस का बहुत सम्मान के साथ जिक्र किया गया है। देखिए, फूलों और झानों की कहानी संथाल हूल की सबसे वीर गाथाओं में से एक है। ये दोनों मुर्मू बहनें थीं। जब ब्रिटिश सेना उनके गांवों पर कहर बरपा रही थी तो इन दोनों बहनों ने बहादुरी की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने क्या किया था? किंवदंती और ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने अकेले ही कुल्हाड़ी के वार से 21 ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 21 सैनिकों को? ये तो अविश्वसनीय है। जी, महिलाओं की ये सक्रिय और हिंसक भागीदारी ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक झटका थी। उन्हें एहसास हो गया था कि ये कोई साधारण बगावत नहीं है जिसे पुलिस दबा दे। हाँ, जिससे स्थानीय पुलिस या छोटी टुकड़ियों से दबाया जा सके। ये एक जन युद्ध था। और इसी बौखलाहट का नतीजा था कि ब्रिटिश हुकूमत ने क्रूरता के सारे पैमाने तोड़ दिए। नवंबर 1855 में पूरे इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब उस समय बहुत क्रूर होता था। जी, जब हम मार्शल लॉ की बात करते हैं तो अक्सर इसका मतलब सिर्फ सेना का नियंत्रण होता है, लेकिन यहाँ जो तरीके अपनाए गए वो सच में अमानवीय थे। नोट्स बताते हैं कि ब्रिटिश सेना ने संथालों की छोटी छोटी झोपड़ियों और बस्तियों को कुचलने के लिए, मतलब उन्हें तबाह करने के लिए, बाकायदा युद्ध के हाथियों का इस्तेमाल किया। हाँ, मार्शल लॉ के तहत सेना को किसी को भी देखते ही गोली मारने के आदेश थे। उन्होंने आधुनिक बंदूकों, तोपों और युद्ध के हाथियों का इस्तेमाल करके एक भयानक नरसंहार को अंजाम दिया। एक तरफा युद्ध। बिल्कुल, ये एक पूरी तरह से एक तरफा युद्ध बन चुका था। एक तरफ तोपें थीं और दूसरी तरफ सिर्फ कुल्हाड़ियां और तीर। आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। क्या बताते हैं स्रोत? 15,000 से 30,000 के बीच संथालों की शहादत हुई। मुर्मू परिवार का भी बहुत दर्दनाक अंत हुआ। चांद और भैरव युद्ध के मैदान में अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हुए। और सिद्धू और कान्हू को पकड़ने के बाद खुलेआम फांसी दे दी गई। 1856 की शुरुआत तक इस हूल को बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया गया था। इतने बड़े नरसंहार और विद्रोह के दबने के बाद, मतलब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है जो कोई भी सोचेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या संथालों का ये बलिदान पूरी तरह व्यर्थ चला गया? ये सवाल अक्सर आता है। लेकिन दस्तावेजों को आगे पढ़ने पर पता चलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। संथाल युद्ध जरूर हार गए थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश नीतियों को जड़ से बदलने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, वो जो कानून आया था बाद में। जी, 1876 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसे एसपीटी एक्ट भी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस कानून ने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोक दिया। और इसके साथ ही एक यूल रूल का भी जिक्र आता है। यूल रूल एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव था उस वक्त। ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के दखल ने ही इस विद्रोह का जन्म दिया था। तो उन्होंने क्या बदला? यूल रूल के तहत ग्राम प्रधानों को ही पुलिस की शक्तियां दे दी गईं। बाहरी पुलिस का सीधा हस्तक्षेप खत्म कर दिया गया। ये संथालों के अपने पारंपरिक स्वशासन की, मतलब उनके अपने सिस्टम की एक बड़ी जीत थी। उनकी शहादत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी जमीन और उनकी पहचान को काफी हद तक बचा लिया था। और यहीं पर हमारे शोध पत्रों में एक बहुत ही तटस्थ और दिलचस्प ऐतिहासिक कड़ी का जिक्र है। इन दस्तावेजों के अनुसार जमीन, जंगल और अधिकारों की यही जो ऐतिहासिक लड़ाई थी, वो आगे चलकर 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुए आंदोलन के मूल कारणों में से एक बनी। जी।
और हम यहाँ श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा या आंदोलन का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज उन कड़ियों को जोड़ रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद दस्तावेजों में बताई गई हैं। जल, जंगल और जमीन का वह संघर्ष जो 1855 में शुरू हुआ था, उसकी गूंज बाद के दशकों में भी अलग-अलग रूपों में सुनाई देती रही। इतिहास को इसी तरह निष्पक्ष रूप से देखा जाना चाहिए। ये अधिकारों की एक निरंतर लड़ाई है और इस लड़ाई का प्रभाव मैं कहूँ ना केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी चर्चा हुई। जी, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों की बात करें तो ये देखना बहुत ही आश्चर्यजनक है कि दुनिया के बड़े विचारकों ने भी संथाल हूल की गहराई को समझा था। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में इस विद्रोह का गहराई से अध्ययन किया था। और उन्होंने इसे क्या कहा? उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से भारत की प्रथम जनक्रांति का दर्जा दिया। भारत की प्रथम जनक्रांति। और मैंने देखा कि केवल कार्ल मार्क्स ही नहीं, मशहूर ब्रिटिश लेखक चार्ल्स डिकेंस ने भी अपनी पत्रिका हाउसहोल्ड वर्ड्स में इन संथालों के बारे में बहुत कुछ लिखा। डिकेंस ने भी? हाँ, उन्होंने विशेष रूप से संथालों की जो युद्ध मर्यादा थी उसकी बहुत तारीफ की। डिकेंस ने लिखा कि संथालों के पास शिकार करने के लिए जहरीले तीर हमेशा मौजूद रहते थे। लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों यानी अपने मानव दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए कभी भी उन जहरीले तीरों का इस्तेमाल नहीं किया। ये तो बहुत गहरे सिद्धांतों की बात है। बिल्कुल। एक तरफ ब्रिटिश सेना थी जो हाथियों से उनके घर कुचलवा रही थी और दूसरी तरफ ये आदिवासी थे जो युद्ध के मैदान में भी इंसानियत और उसूलों का पालन कर रहे थे। ये उनके उच्च नैतिक मूल्यों का प्रमाण है। और आज के वर्तमान परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो इस गौरवशाली संथाल जनजाति का महत्व मतलब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इसी संथाल समुदाय से आती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस समुदाय ने अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए इतनी भारी कीमत चुकाई, जिसे कभी हाशिए पर धकेल दिया गया था, आज उसी समुदाय का प्रतिनिधित्व देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पर हो रहा है। ये इतिहास का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरणादायक चक्र है। तो इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद इस पूरी चर्चा का जो सार निकलता है वो ये है कि 1855 का संथाल हूल सिर्फ कुछ भड़के हुए लोगों की हिंसक झड़प नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये अदम्य साहस, बेहतरीन संगठन और आत्मसम्मान की एक ऐसी लड़ाई थी जिसने आधुनिक भारतीय इतिहास की नींव में एक बहुत बड़ा पत्थर रखा। बिल्कुल। इसने साबित कर दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं होती बल्कि इरादों में होती है। सही कहा। लेकिन इस पूरी कहानी में बहुत ही गहरा सबक छिपा है जो आज के समय के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। संथालों का पूरा जीवन, उनकी संस्कृति और उनका वजूद सिर्फ इसलिए तबाह हो गया क्योंकि उन पर अचानक उनकी पारंपरिक वस्तु विनिमय व्यवस्था की जगह एक नकद और कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था थोप दी गई थी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसी व्यवस्था जिसे वो बिल्कुल नहीं समझते थे, जब वो उन पर जबरदस्ती लागू की गई तो उसी अज्ञानता ने उन्हें महाजनों और भ्रष्ट अधिकारियों का शिकार बना दिया। उनकी पूरी की पूरी जीवन शैली उस एक आर्थिक बदलाव के नीचे कुचल गई। और यही बात हम सबको आज के दौर में सोचने पर मजबूर करती है। आज की इस तेजी से भागती आधुनिक दुनिया पर नजर डालें तो एक गहरा सवाल उठता है। आज भी जब कोई नई आर्थिक नीति या कोई नया डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम रातों रात लागू कर दिया जाता है तो वो चुपचाप और बिना किसी शोर के कितने ही कमजोर और हाशिए पर खड़े समुदायों को उनके अधिकारों से बेदखल कर रहा होता है। ये बहुत सोचने वाली बात है। जिनके पास जानकारी नहीं है, जो इन नई व्यवस्थाओं को नहीं समझते, क्या वे आज भी उसी तरह ठगे नहीं जा रहे? क्या आज के दौर के कीनाराम और बेचाराराम हमारे बीच किसी और रूप में, शायद किसी आधुनिक सूट बूट में या किसी चमकते हुए नए ऐप के पीछे छिपकर मौजूद नहीं है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे दस्तावेजों के एक नए स्टैक और एक नई कहानी के साथ।